वन वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? होप करता हूं आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सीडीपी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में सीडीपी के टॉप 30 क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और इस क्लास में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सेलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस लिए हैं जो हर वर्ष सीटेट एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो पूरी क्लास ध्यान से देखना, जितने भी प्रश्न आपके सही हो लास्ट में कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर आप लोग जरूर से जरूर बताना। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को ऑल पे जरूर से जरूर प्रेस कर लेना ताकि जो भी क्लासेस आए, जो भी अपडेट है टीचिंग एग्जाम की, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया यहाँ पे कि 6 से 11 वर्ष तक के काल को कहा जाता है क्या? बताएंगे सब लोग। यहाँ पे 6 से 11 वर्ष तक के काल को कहा जाता है क्या? शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था या माध्यमिक बाल्यावस्था या पूर्व संक्रियात्मक? सभी लोग यहाँ पे पहले प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करेंगे। 6 से 11 वर्ष तक के काल को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है माध्यमिक बाल्य अवस्था कहा जाता है। ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे डियर आ गया है। वह समय जब बच्चे वातावरण के कुछ उद्दीपन से खास तौर पर प्रभावित होते हैं क्या कहलाता है? संवेदनशील काल कहलाता है, स्कीमा कहलाता है, संवेगात्मक समय काल कहलाता है या जैविक परिपक्वता कहलाता है? सभी लोग यहाँ पे दूसरे प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? चलिए भाई, वह समय जब बच्चे वातावरण के कुछ उद्दीपन से खास तौर पर प्रभावित होते हैं क्या कहलाता है? वो कहलाता है संवेदनशील काल कहलाता है डियर। याद रखना, पहला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैं अपनी क्लास में जितने भी क्वेश्चंस लाता हूं ये सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं। 2023 के एग्जाम में ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। ओके, चलिए इसी बात पर लाइक कर दो सभी लोग। यहाँ पे अगला कथन तर्क वाला यहाँ पे प्रश्न है डियर, इसका जवाब सभी लोग देंगे। कथन ए है बच्चों के शारीरिक विकास का उनके सामाजिक व संज्ञानात्मक विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तर्क आर है विकास के आयामों का आपस में कोई संबंध नहीं है। तो इसमें से सही विकल्प आपको चुनना है। चलिए भाई, सभी लोग यहां पे जवाब देने का प्रयास करेंगे कौन सा सही है कौन सा गलत है। यहां पे तीसरे प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहां पे अब देखो कथन ए क्या कह रहा है कि बच्चों के शारीरिक विकास का उनके सामाजिक व संज्ञानात्मक विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भाई पड़ता है, तो ये तो गलत हो गया आपका। ठीक है, विकास के आयामों का आपस में कोई संबंध नहीं है, संबंध है। ठीक है ना, तो ए और आर क्या है? दोनों गलत हैं। चौथा विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके ना, चलिए भाई अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। चौथा, माध्यमिक स्कूल में बच्चों के विकास एवं समाजीकरण में परिवार की डैड डैश और समकक्षियों की क्या भूमिका होती है या नहीं है, ये आपको बताना है। 4 का सभी लोग यहां पे जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलिए भाई फटाफट सभी लोगों का जवाब आना चाहिए। गोली की रफ्तार से सभी का उत्तर आना चाहिए। यहां पे 4 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहां पे तो याद रखना, माध्यमिक स्कूल में बच्चों के विकास एवं समाजीकरण में परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, और समकक्षियों की प्रमुख भूमिका इसमें है। ठीक है ना, तो ऑप्शन यहां पे दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला आपके स्क्रीन पे, पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता? गतिविधि, भौतिक दुनिया के साथ अनुभव, अनुकूलन, परिपक्वता? सभी लोग 5 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा भाई? 5 का सभी लोग यहां पे जवाब देने का प्रयास करेंगे। पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है? तो यहां पे अनुकूलन हो जाएगा। तीसरा विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला आपकी स्क्रीन पे यहां पे पियाजे के अनुसार किस चरण में बच्चे संरक्षण व वर्गीकरण के कौशल विकसित कर लेते हैं? संवेदी चालक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक? 6 का सभी लोग यहां पे जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा भाई? बताइए, पियाजे के अनुसार किस चरण में बच्चे संरक्षण व वर्गीकरण के कौशल विकसित कर लेते हैं? तो यहां पे मूर्त संक्रियात्मक आपका हो जाएगा।
तीसरा विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे, निम्न में से कौन सी पद्धति जीन पियाजे के शिक्षागत निहितार्थ के अनुरूप नहीं है? उपयुक्त इनाम व सजा का प्रयोग, बच्चों के सीखने की तैयारी या तत्परता के लिए संवेदनशीलता, या व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्वीकारना, या खोज अधिगम। तो कौन सा नहीं है? 7 का सभी लोग यहाँ पे जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? चलिए 7 का सभी लोग यहां पे जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर यहां पे क्या होगा? तो उपयुक्त तो इनाम व सजा का प्रयोग नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो पहला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला आपकी स्क्रीन पे आ गया है 8 का जवाब देंगे, लॉरेंस कोहलबर्ग के पारंपरिक नैतिकता के चौथे चरण कानून और व्यवस्था अभिविन्यास में व्यक्ति किसी क्रिया के भौतिक परिणाम से अच्छाई या बुराई निर्धारित करते हैं, या नियमों का पालन करने के बदले में किसी प्रकार के लाभ की अपेक्षा करते हैं, या सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निश्चित नियमों को स्थापित करने और उनका पालन करने में विश्वास रखते हैं, नैतिक निर्णय स्वचुने हुए नैतिक सिद्धांतों के संदर्भ में लेते हैं। बताइए, लॉरेंस कोहलबर्ग के पारंपरिक नैतिकता के चौथे चरण कानून और व्यवस्था अभिविन्यास में व्यक्ति क्या करता है? 8 का सभी लोग यहाँ पे जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छे भाई, सभी लोग सेशन को लाइक जरूर कर देंगे यहाँ पे, जितने भी लोग यहाँ पे क्लास को देख रहे हैं। यहाँ पे लॉरेंस कोहलबर्ग के पारंपरिक नैतिकता के चौथे चरण कानून और व्यवस्था अभिविन्यास में व्यक्ति जो है सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निश्चित नियमों को स्थापित करने और उनका पालन करने में विश्वास रखते हैं। तीसरा विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे, निम्न में से कौन सी पद्धतियां लेवाइगोस्की के सिद्धांतों के अनुसार नहीं है? पाड़, अनुकूलन, सहयोगात्मक सीखना, या मॉडलिंग। सभी लोग 9 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे 9 का जवाब देंगे सब लोग यहाँ पे भाई फटाफट। चलिए बहुत अच्छे भाई। तो यहां पे आपका मॉडलिंग यानी कि मॉडल का अनुसरण छोड़ के सारे आपके सही हो जाएंगे। पहला, सॉरी, इसको छोड़ के, अनुकूलन को छोड़कर, ठीक है ना। इसको मैं हाइड किए दे रहा हूं। इसमें आपका पाड़ हो जाएगा, सहयोगात्मक सीखना, मॉडलिंग यानी कि मॉडल का अनुसरण, ठीक है ना। तो तीसरा विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे 10 का जवाब देंगे, सोना को एक जटिल समस्या से हल करने में चुनौती का सामना करते देख उसकी शिक्षिका उसको संकेत व इशारे देती है। लेवाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार शिक्षिका सोना को पाड़ प्रदान कर किस पर पहुंचने के लिए मदद कर रही है? जैविक परिपक्वता, आत्मकेंद्रिता, परिवर्तनीय सोच, या समीपस्थ विकास का क्षेत्र। 10 का सभी लोग यहां पे जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर यहां पे क्या होगा? समीपस्थ विकास का क्षेत्र हो जाएगा। यहां पे चौथा विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला 11 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। एक प्रगतिशील कक्षा में अनुशासन को एक स्वनिर्देशित आंतरिक क्रिया के रूप में देखा जाता है। शिक्षक सीधे निर्देश की पद्धति से ज्ञान का स्थानांतरण करता है। पाठ्य पुस्तक ही सीखने का एकमात्र स्रोत है। बच्ची एक निष्क्रिय भूमिका ग्रहण करती है जिसमें उसका सीखने में कोई नियंत्रण नहीं है। 11 का सभी लोग यहाँ पे जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को ऑल पे जरूर से जरूर प्रेस कर लें ताकि जो भी क्लासेस आए, अपडेट आए, नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहे। तो एक प्रगतिशील कक्षा में अनुशासन को एक स्व निर्देशित आंतरिक क्रिया के रूप में देखा जाता है। 11 का पहला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला यहां पे देखिए, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार नृत्य व नाटककार में किस प्रकार की बुद्धि अधिक मात्रा में होती है? तर्क गणितीय बुद्धि, शारीरिक गतिक संवेदात्मक बुद्धि, या प्राकृतिक बुद्धि, या भाषाई बुद्धि। 12 का सभी लोग यहां पे जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा? चलिए भाई फटाफट सभी का जवाब आना चाहिए यहां पे। तो शारीरिक गति संवेदात्मक बुद्धि हो जाएगा यहां पे, दूसरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 13 का जवाब देंगे, पुरुष ताकतवर
निर्णय लेने और घर के मुखिया होते हैं, जबकि महिलाएं कमजोर, दब्बू, सहनशील होती हैं और केवल घरेलू काम ही कर सकती हैं। किसका उदाहरण है ये आपको बताना है। बताओ भाई किसका उदाहरण है ये। 13 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा? ये जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण है। ओके, ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 14 का जवाब देंगे, निम्नलिखित में से कौन सी समालोचनात्मक चिंतन वाले शिक्षार्थी की मुख्य विशेषताएं हैं? इसमें मानसिक विचारों में खुलापन, उत्सुकता एवं जिज्ञासा, प्रश्न पूछते हैं और स्पष्टीकरण करते हैं, बिना सोच विचार किए निर्देशों का पालन करते हैं, परिकल्पनाओं का निर्माण करते हैं और प्रयोगों की योजना बनाते हैं। 14 का सभी लोग यहां पे जवाब देने का प्रयास करेंगे। चलिए भाई फटाफट सभी लोग यहां पे जवाब देने का प्रयास करेंगे। चलिए बहुत अच्छे, 14 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग यहां पे। तो इसमें चौथा छोड़कर सभी आपके सही हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अगला आपकी स्क्रीन पे 15 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बच्चों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें बताओ। मूल्यांकन केवल अंक के रूप में मात्रात्मक होना चाहिए। कक्षा की गतिविधियों के दौरान मूल्यांकन किया जाना चाहिए। बच्चों का अवलोकन आकलन का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। आकलन को बच्चों के सीखने की निरंतरता को समझने पर ध्यान देना चाहिए। 15 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग यहां पे। कौन सा नहीं है? तो ये मैंने आपको बताया था ना, केवल दिखे तुरंत काट दो, नेगेटिव होता है, ठीक है ना। पहला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समावेशन के दर्शन का मार्गदर्शक सिद्धांत क्या है? उपयुक्त समंजन, पृथक्करण, नामीकरण या दोषारोपण? बताओ समावेशन के दर्शन का मार्गदर्शक सिद्धांत क्या है? 16 का सभी लोग यहां पे जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो समावेशन के दर्शन का मार्गदर्शक सिद्धांत है उपयुक्त समंजन, ठीक है ना। पहला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला आपके स्क्रीन पे 17, वंचित पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए? बताओ सभी लोग बताएंगे यहां पे क्या करना चाहिए वंचित पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को। 17 का सभी लोग यहां पे जवाब देने का प्रयास करेंगे। मैंने आपको एक टिप्स और बताया था कि अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो सबसे बड़ा जो ऑप्शन होता है वही सही होता है। यही आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। ओके चलिए अगला 18, विशिष्ट प्रकार की विकलांगता वाले विद्यार्थियों के समावेशन के लिए उपयुक्त समंजन युक्ति का सही युग्म मिलान कौन सा है? अधिगम कठिनाई, कार्य पूरे कर पाने के लिए अतिरिक्त समय, या ध्यान न्यून, अतिक्रियाशील विकार, बेहद जटिल, या दृष्टिबाधिता, मुद्रित सामग्री का प्रावधान, या वाक बाधिता, व्याख्यान विधि का प्रयोग। 18 का सभी लोग यहां पे जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहां पे चलो भाई फटाफट सभी का जवाब आना चाहिए यहां पे। तो यहां पे पहला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अधिगम कठिनाई मतलब कार्य पूरे कर पाने के लिए अतिरिक्त समय, ठीक है ना। 19 का जवाब देंगे, कथन तर्क वाला प्रश्न है। सृजनात्मकता केवल कलाकार, वैज्ञानिक, कवि जैसे व्यक्तियों तक सीमित है। दस्ती कार्य जैसे बढ़ईगिरी व खाना पकाने में सृजनात्मकता की कोई गुंजाइश नहीं है। बहुत ही सरल प्रश्न है, दोनों गलत हो जाएंगे। केवल दिखा जब ए गलत हो गया तो आर भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि वैसा ऑप्शन ही नहीं है ना। अगला देखो यहाँ पे 20, अभिकथन तर्क वाला प्रश्न है। सभी लोग यहाँ पे जवाब देंगे। शिक्षकों को व्यक्तिगत विभिन्नताओं को जो है ध्यान में रखने के लिए पाठ्यचर्चा और आकलन के तरीकों को लागू करने में लचीला होना चाहिए। तर्क आर है, बच्चों में पाई जाने वाली व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्वीकार किया जाना चाहिए और उनका सम्मान किया जाना चाहिए। 20 का जवाब दो सभी लोग यहाँ पे फटाफट। 20 का सभी लोग यहाँ पे जवाब देने का प्रयास करेंगे। जितने भी लोग यहाँ पे क्लास को देख रहे हैं यहाँ पे फटाफट जवाब दो सभी लोग यहाँ पे। ए और आर दोनों सही है। आर सही व्याख्या करता है यहाँ पे ए की, ठीक है। अगला, स्कूल और समुदायों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे बताओ। स्कूलों और समुदायों को बच्चों की भलाई के लिए मिलकर काम करना चाहिए। वंचित समुदायों के बच्चों के लिए गुणवत्ता
पूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने में स्कूलों की कोई भूमिका नहीं होती। वंचित समुदायों के बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने में समुदायों की कोई भूमिका नहीं होती। या बच्चों की भलाई के लिए स्कूलों और समुदाय के बीच कोई बातचीत का ना होना ही बेहतर है। 21 का जवाब देने का प्रयास करेंगे यहां पे। तो यहां पे पहला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। स्कूल और समुदायों को बच्चों की भलाई के लिए मिलकर काम करना चाहिए हमेशा, ठीक है ना, क्योंकि ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है ना, बातचीत ना होना ये गलत हो जाएगा, है ना। 22, मोनू का मानना है कि उसके भाषाई कौशल अच्छे हैं और उसके अंग्रेजी की परीक्षा में कम अंक आने का कारण है उसका अच्छे से पढ़ाई न करना। मोनू अपने प्रदर्शन का आरोपण किस कारक को कर रहा है? पर्यावरणीय कारक, आनुवंशिक कारक, योग्यता की कमी, कोशिश की कमी। कोशिश की कमी यहां पे हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 22 का करेक्ट आंसर आपका चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा, कोशिश की कमी। 23, बच्चों का संपूर्ण शारीरिक व संवेगात्मक विकास उसके सीखने को बहुत प्रभावित करता है। तर्क आर है, अकादमिक अधिगम पर व्यक्तिगत संवेगात्मक कारकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 23 का जवाब देने का प्रयास करेंगे यहां पे सभी लोग, फटाफट जवाब देंगे यहां पे। कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये तो गलत हो जाएगा भाई, है ना। कथन ए है, बच्चों का संपूर्ण शारीरिक व संवेगात्मक विकास उसके सीखने को बहुत जो है प्रभावित करता है, तो ए सही है, लेकिन आर क्या है, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देखो यहाँ पे 24 का, एक माध्यमिक स्कूली कक्षा में शिक्षकों को विद्यार्थियों को क्या लक्ष्य करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? महारत उन्मुखी, असफलता स्वीकार, असफलता परिहार या प्रदर्शन उन्मुखी। ट्वेंटी 24 का जवाब देने का प्रयास करेंगे यहां पे सभी लोग। महारथ उन्मुखी हो जाएगा भाई, पहला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो यहां पे 25, विभिन्न घटनाओं को समझने के लिए बच्चों द्वारा गढ़ी सहज संरचनाओं दर्शाती हैं कि बच्चों की सोच कितनी गलत और तर्कहीन है, या को सजा देकर दृढ़ता से हतोत्साहित करना चाहिए, या बच्चों के चिंतन की प्रक्रियाओं को अंतर्दृष्टि देती चाहिए, या महत्वहीन है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इनको अनदेखी करनी चाहिए। तो गलत हो जाएगा, है ना, ये भी गलत हो जाएगा। ये वाला बच्चों के चिंतन की प्रक्रिया में अंतर्दृष्टि देनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना। तो तीसरा विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। 26, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए चरण दर चरण प्रक्रिया जो विशिष्ट आयाम से सरोकार रखती है क्या कहलाती है? कलन विधि, स्वानुभाविकता, अनुरूपता या साधन लक्ष्य विश्लेषण। सभी लोग 26 का जवाब देंगे यहां पे। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए चरण दर चरण प्रक्रिया जो विशिष्ट आयाम को सरोकार रखती है क्या कहलाती है? कलन विधि कहलाती है, ठीक है ना। पहला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला 27, जब विद्यार्थी नए कौशल व संप्रत्यय सीखते हैं तब एक शिक्षिका को क्या जटिल व बेहद चुनौतीपूर्ण कार्य देने चाहिए, या विद्यार्थियों को विकल्प देने चाहिए कि वे अपने अनुसार कार्य की कठिनाई स्तर का चयन करें, या अमूर्त संप्रत्ययों को व्याख्यान विधि से प्रस्तुत करना चाहिए, या विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने में वे आपस में संवाद करने से हतोत्साहित करना चाहिए। ये तो गलत हो जाएगा तुरंत, ये भी गलत हो जाएगा। अब बताओ, दो ऑप्शन बचे हैं। व्याख्यान विधि आपका नेगेटिव होता है, ठीक है ना, तो ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अगला 28, अधिगम में सक्रिय जुड़ाव को किसमें बढ़ावा नहीं दिया जाता है? पूछताछ और जांच, रट कर स्मरण करना, यही आपका नहीं दिया जाता है, ठीक है ना। 28 का दूसरा विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला, बच्चे निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के माध्यम से सबसे अच्छी तरह से सीखते हैं? अनुकूलन, यांत्रिक रूप से अभ्यास, अन्वेषण और सहयोग, या निष्क्रिय अनुकरण।
बच्चे निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के माध्यम से सबसे अच्छी तरह से सीखते हैं? 29 का जवाब दो सभी लोग यहां पे। तो अन्वेषण और सहयोग के द्वारा सीखते हैं, सबसे बेस्ट। तीसरा विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, एनईपी 2020 जैसी शिक्षा की समकालीन नीतियां बच्चों में कौन से कौशल विकसित किए जाने का प्रस्ताव रखती है? आलोचनात्मक सोच, प्रतिस्पर्धी की भावना, निष्क्रिय ग्रहण या रटने? तो आलोचनात्मक सोच हो जाएगा, पहला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये थी आज की सीडीपी की क्लास। कैसी रही क्लास? कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना, और ऐसी ही डेली क्लासेस देखने के लिए एजुकेशन विशाल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें, ताकि जो भी क्लासेस आए अपडेट आए नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू सो मच।